दोस्तों नमस्कार। आप सभी का द मैंड्रिन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। मैं सत्यपाल सिंह आपके साथ करंट अफेयर का नया सेशन लेकर आया हूं। इसके अंदर हम 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक होने वाली जितनी भी करंट अफेयर की जो घटनाएं थी उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसको हम जो मंथली मैगजीन जो ये करंट अफेयर की सीरीज है ये आपके आने वाले आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इसके अंदर बहुत ही कारगर साबित करने वाली हैं। और करंट अफेयर का एक सिद्धांत होना चाहिए कि आप मिनिमम इनपुट लगाकर मैक्सिमम आउटपुट कैसे पाए, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये पूरा का पूरा मैगजीन डिजाइन किया है। इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो भी विद्यार्थी संगणक और जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चल रहा है, तो आप वहां जाकर भी आप उस कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। बहुत ही अनुभवी फैकल्टीज के साथ ये कोर्स हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन किया है। तो बिना किसी देरी के अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज है कि विच कंट्री बिकेम 31st मेंबर ऑफ नाटो। कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है। तो आपको मैं ये बता दूं कि नाटो बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट में रहा है जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है। रशिया यूक्रेन वॉर का एक मेजर अगर रीजन माना जाए या मेजर कारण माना जाए तो वो है नाटो। नाटो का जो इंटरफेरेंस था वो रशिया को बिल्कुल पसंद नहीं है और ये न्यूज आने के बाद रशिया के लिए मुश्किलें और बढ़ गई है। पहले तो जब मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करूं तो आप उसको पॉज करके आप कमेंट के अंदर आंसर बता सकते हैं या आप खुद से अपना आंसर इसको टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन है डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, यूक्रेन। तो आंसर फटाफट से कमेंट में बताएं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फिनलैंड, ऑप्शन सी। अब आपको मैं बता दूं जो फिनलैंड है, फिनलैंड ये रशिया के साथ 1340 किलोमीटर 1340 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करता है। ये रशिया के लिए एक और बड़ी चुनौती है क्योंकि रशिया ऑलरेडी वॉर के अंदर एंगेज है, इसीलिए फिनलैंड ने अब ज्वाइन कर लिया है। तो ये भी आगे वाले आने टाइम के अंदर ये एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है। अब हम थोड़ा सा इतना ज्यादा नाटो लाइमलाइट है तो इसका एक बैकग्राउंड देख लेते हैं। नाटो जिसे बोला जाता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटीज ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटीज ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी चीज ये इसका फॉर्म कब हुआ है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ? तो इसका फॉर्मेशन हुआ 1949 के अंदर। अरे भैया कब हुआ इसका फॉर्मेशन? 1949 के अंदर। दूसरा ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है। ये वर्ल्ड का क्या है? लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है नाटो। उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। तीसरी अभी ये चीज हम कवर कर चुके हैं कि 31 मेंबर हैं और 31वां मेंबर के तौर पर कौन बना है? फिनलैंड बना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द डायलॉग पार्टनर इन एचसीओ। सबसे पहले तो ये एचसीओ क्या है? अरे एचसीओ क्या है? एचसीओ है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर अभी रिसेंटली डायलॉग पार्टनर, ठीक है, डायलॉग पार्टनर, ठीक है, डायलॉग पार्टनर कौन बना है? तो डायलॉग पार्टनर के तौर पर अभी रिसेंटली बना है सऊदी अरेबिया। कौन बना है? सऊदी अरेबिया। अब थोड़ा सा हम एचसीओ की डिटेल जान लेते हैं। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा दीजिए। एचसीओ का जो समिट 2023 का था वो कौन होस्ट कर रहा है? वो इंडिया होस्ट कर रहा है। कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया होस्ट कर रहा है। एक और 3 4 जितने स्टार लगाने लगा दो, ये क्वेश्चन आने के बहुत ही अच्छे चांस है और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। वाराणसी, वाराणसी डिक्लेयर की गई है एचसीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। एचसीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल 2022-23 की जो एचसीओ की कल्चरल और कैपिटल जो कैपिटल है वो कौन डिक्लेयर की गई है? वो वाराणसी डिक्लेयर की। वापस से देख रहे हैं, आपको पता होगा 2022-23 के अंदर जितनी भारत ने अध्यक्षताएं की है उतनी हालांकि आने वाले टाइम में होगी, लेकिन अब तक इतनी हमने कभी भी अध्यक्षताएं नहीं की होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अध्यक्षताओं से क्वेश्चन आ भी रहे हैं, आने के और भी चांस है। अब थोड़ा सा हम एचसीओ का जो बैकग्राउंड जान लेते हैं। एचसीओ की फुल फॉर्म मैंने आपको अभी बताई, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना के अंदर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बीजिंग चाइना के अंदर। ठीक है, एचसीओ का हल्का सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1996 के अंदर 1996 के अंदर ये किस नाम से जाना जाता था? ये शंघाई 5 नाम से जाना जाता था। 1996 के अंदर ये शंघाई 5 नाम से जाना जाता था। इस 5 कंट्रीज का क्या क्या नाम था? कौन कौन थे? रशिया, ठीक है, कौन था? रशिया, चाइना,
ठीक है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान, ये 5 कंट्रीज मिलके इन्होंने बनाया था, इन्होंने क्या बनाया था, शंघाई 5। कब बनाया था, 1996 के अंदर ये शंघाई 5 नाम से जाना जाता था। शंघाई 5 के बाद जब उज्बेकिस्तान जुड़ा 2001 के अंदर, 2001 के अंदर जब उज्बेकिस्तान इसके अंदर शामिल हुआ, तब इसका नाम चेंज कर क्या कर दिया गया, 2001 के अंदर जब उज्बेकिस्तान इसके अंदर शामिल हुआ, जब इसका नाम चेंज करके किया गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एचसीओ नाम दिया गया। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी मैं एक बैकग्राउंड डिटेल दे देता हूं। 2005 के अंदर 2005 के अंदर भारत, इंडिया 2005 के अंदर इंडिया इसका पर्यवेक्षक मेंबर बन गया था। ठीक है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो ये शंघाई कोऑपरेशन है, ये आज की तारीख में सबसे बड़ा क्षेत्रीय या रीजनल संगठन है, सबसे बड़ा क्षेत्रीय या रीजनल संगठन है। इसके ये 3 सिद्धांतों पर काम करता है, या इसके मुख्य जो वो 3 सिद्धांत है, वो 3 सिद्धांत कौन से? एक तो आतंकवाद पर रोक, अलगाववाद पर रोक और अतिवाद पर रोक। ये तीनों आइडियोलॉजी है, ये बहुत ज्यादा भारत से मिलती जुलती है। इसीलिए चाइना के होते हुए भी भारत इसका मेंबर बनना चाहता था, लेकिन जहां चाइना है वहां भारत को मेंबरशिप मिलना बहुत थोड़ी सी कठिनाइयां हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो भारत 2005 में इसका पर्यवेक्षक मेंबर बना। ठीक है, पर्यवेक्षक मेंबर के बाद निरंतर रशिया ये चाहता था कि भारत इसका मेंबर बने। ठीक है, रशिया क्यों चाहता था भारत इसका मेंबर बने? एक तो हमारे बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं रशिया के साथ। दूसरी चीज ये है कि जो चाइना है, चाइना की जो ये 4-5 कंट्रीज है, जो मिडिल सेंट्रल कंट्रीज है, सेंट्रल कंट्रीज पे अच्छी ग्रिपिंग थी, और जब भी वोटिंग्स होती थी उस टाइम रशिया एक तरह से अपर एंड में रहता था, चाइना एक तरह से अपर एंड में रहता था। तो ये बात रशिया को खिलती थी, इसीलिए रशिया चाइना को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये चाहता था कि भारत इसका मेंबर बने। तो 2005 से निरंतर प्रयास किए गए कि भारत इसका मेंबर बन जाए, लेकिन चाइना हर बार इसको अपोज कर देता था। बाद में जाकर 2017 के अंदर चाइना एग्री हो गया कि भारत को मेंबरशिप दी जाए, लेकिन एक शर्त रखी कि भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी मेंबर बनाया जाए। तो इसकी बात यह है कि 2017 के अंदर भारत और पाकिस्तान दोनों ही मेंबर बन चुके थे। ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। और एक अभी जो 21वीं जो सबमिट हुई है, 31st सबमिट हुई थी एचसीओ की, ये हुई थी तजाकिस्तान के अंदर। इसके अंदर जो ईरान है, ईरान को भी 9वीं परमानेंट मेंबरशिप ऑफर की गई है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आने के अच्छे चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली G7 मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन क्लाइमेट एनर्जी एनवायरमेंट हेल्ड इन विच कंट्री। आपको पता होगा G7 की जो ये अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है, और जो अभी जो मुद्दे चल रहे हैं, मेन जो मुद्दे हैं, उसके अंदर से सबसे 3 बड़े बड़े मुद्दे हैं। एक तो है कि हम कैसे एनवायरमेंट को कंजर्व करें, दूसरी चीज है कि हमें एडवांस भी होना है, लेकिन हमें एडवांस होने के साथ साथ हमें एनर्जी को इस प्रकार से यूज करना है, एनर्जी का इस प्रकार से फॉर्मेशन करना है कि वो कम से कम एनवायरमेंट का नुकसान करे। ठीक है, कम से कम एनवायरमेंट का नुकसान करे, कम से कम क्लाइमेट का नुकसान करे, और उसके बाद हमें ये मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ना होगा। ये बहुत ही बड़े कंसर्न की बात है कि एनवायरमेंट और क्लाइमेट के साथ साथ हमें कैसे डेवलपमेंट की स्कोर को आगे बढ़ाना है। तो इसकी जो अभी G7 की जो सबमिट हुई थी, ये कहाँ हुई थी? पहले तो आप ऑप्शंस देख लीजिए, यूएसए, फ्रांस, जापान, ब्राजील। फटाफट कमेंट पे आंसर बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते। वैसे तो आपको पता ही होगा G7 कंट्रीज है, उन्होंने अभी जो ये मीटिंग थी इसके अंदर एक टारगेट लिया। इन्होंने ये टारगेट लिया कि हम जो कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करेंगे, कब तक? 2035 तक हम कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ये कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी क्या है? कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जो हम कोयले से और जो भी हमारे जो पुराने तरीके थे बिजली को बनाने के, उनको चेंज करके हम और बिजली को कैसे कैसे बना सकते हैं। जैसे सोलर से बना सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इन चीजों पर ज्यादा जोर दिया जाए, और जो पुराने जो मिनरल्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनका कम से कम यूज किया जाए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें मिनरल्स को सजोना है। ठीक है, तो जो ये G7 की जो मीटिंग हुई थी, ये जापान के अंदर हुई थी, जापान के
सपोरा के अंदर, ठीक है, जापान के सपोरा के अंदर ये मीटिंग हुई थी, ठीक है। और G7 ग्रुप ऑफ 7, इसके अंदर इसका मेंबर कौन कौन है, जापान है, यूएस है, इटली है, कनाडा है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है और EU है, ठीक है। इसका जो फॉर्मेशन है या फाउंडेशन है, एस्टेब्लिशमेंट है, कब हुआ था, 1975 के अंदर। कब हुआ था, 1975 के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच कंट्री बिकेम द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2022-23। 2022-23 का इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? ऑप्शन ए चाइना, यूएई, यूएसए या जापान। फटाफट कमेंट करके आंसर बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्या चाइना है? जी नहीं, चाइना नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। जो सेकंड नंबर है, सेकंड चाइना है, फर्स्ट हमारा सबसे ज्यादा ट्रेड होता है यूएसए के साथ, सेकंड होता है चाइना के साथ, ठीक है। अब ये ट्रेड, इसमें क्या है कि जो लेन देन, कितना हमने उनसे माल खरीदा, कितना हमने उनको माल बेचा, इस सब का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मिला के जो भी नंबर्स होता है, जितने पैसों का हमने ट्रेड किया है, उसके अंदर जो 2022-23 का, जो 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर था, जो 2022-23 काउंट होता है, उसके अंदर हमने सबसे ज्यादा जो ट्रेड किया है वो यूएसए के साथ किया है। करीबन 128.55 बिलियन डॉलर का ट्रेड किया है, ठीक है। इसमें ये ज्यादा आंकड़े आपको याद नहीं रखने हैं, बस इतना याद रखना, फर्स्ट यूएसए और सेकंड चाइना के साथ किया है, ठीक है। थर्ड यूएई है, ये भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद है रैंक ऑफ इंडिया इन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर इंडिया की 2023 की कौन सी रैंक रही? ऑप्शन है 34, 38, 40, 8, 34, 38, 40 या 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38, ठीक है। टोटल 139 कंट्रीज में से जो रैंक है वो 38वीं है। और ये रिपोर्ट कौन निकालता है? ये रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड बैंक। रिपोर्ट कौन निकालता है? ये विश्व बैंक रिपोर्ट निकालता है। 139वीं रैंक है, ठीक है, 139वीं रैंक है। फर्स्ट सिंगापुर रहा है, फर्स्ट कौन रहा है? सिंगापुर रहा है। सेकंड फिनलैंड रहा है। अभी मैंने बताया वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट निकालता है और इंडिया की रैंक 38वीं है। टोटल 139 कंट्री है। इसके अंदर क्या क्या देखा जाता है? जो ये लॉजिस्टिक की जो ये रिपोर्ट निकाली जाती है, इसके अंदर क्या क्या जो कस्टम्स है उसका, जो इसके जो घटक है, घटक एक तरह से देखें तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार आप यहाँ पर एक नजर मार लीजिए। इसके अंदर जो कस्टम्स टैक्स वगैरह लोग वो उसका ध्यान रखा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। ट्रैकिंग ट्रेसिंग का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। ईज ऑफ इंटरनेशनल शिपमेंट, कितना इजीली जो शिपमेंट्स है वो कितना कम पेपर वर्क में आन जान हो रहा है, कितनी कम रुकावटें आती है, वो ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद लॉजिस्टिक सर्विस क्वालिटी ध्यान में रखी जाती है, ठीक है। और टाइम लाइनेस का ध्यान रखा जाता है। इन सब घटकों को नजर में रखते हुए फिर वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट निकालता है। उसके अंदर फर्स्ट सिंगापुर था, सेकंड फिनलैंड था और थर्ड कौन था? सॉरी, 38th नंबर थी इंडिया की, ठीक है भैया। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट एशिया किंग वल्चर कंजर्वेशन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आने के बहुत ही अच्छे चांस हैं। तो ये कहां पे? यूपी में महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यूपी के अंदर ये ओपन हुआ है। महाराजगंज के अंदर, यूपी के अंदर ये ओपन हुआ है, ठीक है। और ये वर्ल्ड का पहला एशिया कंजर्वेशन वल्चर है, ठीक है। और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड के अंदर आता है। कौन? ये एशियन किंग वल्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which country became world's largest narco state? largest narco state ऑप्शन देखो, सीरिया, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है। फटाफट कमेंट में आंसर बताओ। इसका अगर एलिमिनेशन मेथड से भी करें, आपको पता है इंडिया हम इतना नार्कोटिक्स प्रोड्यूस नहीं करते, पाकिस्तान यूज करता है लेकिन प्रोड्यूस इससे होता नहीं है, तो फ्रांस और सीरिया रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीरिया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सीरिया। अब पहली बात तो ये है क्या नार्को स्टेट? नार्को स्टेट का मतलब ये है कि ऐसा स्टेट, कोई भी ऐसी कंट्री जिसकी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो कितने परसेंट या कितनी ज्यादा डिपेंडेंस है, किस पर कितनी ज्यादा डिपेंडेंस है? नार्कोस पर, ठीक है। अब नार्कोस के अंदर ड्रग्स भी आ जाता है, जो दवाएं बनती है उसके अंदर यूज लेने वाला ड्रग्स भी आ जाता है, जो बाहर से जो एक्सटर्नल आप जो ड्रग्स यूज करते हैं जो लोग, वो भी आ जाता है। तो उसकी जो भी खरीदी बिक्री है, जो अर्थव्यवस्था है, वो सीरिया की बहुत ज्यादा परसेंटेज के अंदर किस पर डिपेंडेंट है? नार्को पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो वर्ल्ड का लार्ज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आने के चांस है। नेक्स्ट है कि विच कंट्री टू चेयर कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑन रिफॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल आर्किटेक्चर? हिंदी में बता दूं तो ऐसी कौन सी देश जो अध्यक्षता करने जा रहा है, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उसके जो भी फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, आर्थिक जो
स्ट्रक्चर है, आर्थिक ढांचा है, उसके अंदर चेंज करने के लिए, उसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स लाने के लिए कौन होस्ट करेगा? अभी रिसेंटली जो कॉमनवेल्थ की कॉमनवेल्थ की जो सबमिट हुई थी उसके अंदर ये निर्णय लिया गया कि इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता भारत करेगा, इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। और ये आपको पता होगा कि जो भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उसके अंदर जो भी बैकवर्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर हम एक नया एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं कि उनको आर्थिक सहायता कैसे दी जाए। तो मतलब कोई मान लो आपदा आ गई या कुछ भी ऐसी चीजें आ गई, उसके अंदर जिस कंट्रीज के पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है या प्रॉपर पैसा वगैरह नहीं है, तो उनको कॉमनवेल्थ जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है वो मिलकर कैसे सहायता दे सकते हैं, इसके अंदर भी ये किया जाएगा। बाकी ये न्यूज इन ट्रांजेक्शन है, जैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट आता है हम आपका अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट है रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब ने लॉन्च किया है तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। कौन सी कंट्री के अंदर ये किया है? आपको पता होगा ये जो अप्रैल महीने के अंदर जो युगांडा का जो युगांडा के अंदर जयशंकर साहब गए थे, वहीं से इन्होंने इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया जाएगा? वाराणसी है, वाराणसी के जो कल्चरल या जो उसकी जो महत्वता है उसको कंजर्व किया जाएगा। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब जो लास्ट पॉइंट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर? जो भी पूरे विश्व के अंदर एक देश अपने जो मिलिट्री है उसके ऊपर कितना खर्चा करता है, उसकी एक रिपोर्ट निकाली गई। उस रिपोर्ट के अंदर भारत की कौन सी रैंक है? तीसरी, चौथी, पांचवी या सातवीं? तो भारत की जो रैंक है वो कितनी है? चौथी। भारत चौथे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे है यूएसए, ठीक है, पहले नंबर पे है यूएसए, दूसरे पे है चाइना, तीसरे पे है रशिया और चौथे पे है इंडिया। हम करीबन हमारा 81.4 बिलियन डॉलर 81.4 बिलियन डॉलर रुपया खर्च करते हैं सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पर, मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर। और ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट निकाली है सिप्री ने। सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और पूरे जो विश्व का जो ग्लोबल एक्सपेंडिचर है वो कितना है? 2240 बिलियन डॉलर, ठीक है। अब इसमें से हम 81.4 बिलियन डॉलर का खर्चा करते हैं। तो आज इस सेशन को हम यहीं खत्म करते हैं। आप सभी को ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और इसके अंदर कोई अगर सुधार की जरूरत हो तो वो भी बताएं। बाकी जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है टेलीग्राम का, वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी फ्री कोर्सेज की मैं आपको डिटेल दे चुका हूं, वापस एक बार बता देता हूं। जो भी संगणक या जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करना चाहता है उसके लिए हमारे इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चल रहा है, तो वहां जाकर आप उस कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट के अंदर। थैंक यू।